हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू दिस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, द मैटर, ठीक है, so इसके अंदर सबसे पहले मैटर की बात करते हैं। तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ये पढ़ते आ रहे हो आप 9th स्टैंडर्ड से, बल्कि उससे भी पहले से 8th स्टैंडर्ड से या 7th स्टैंडर्ड से। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। देखो 11th की बुक में अगर आप बिल्कुल शुरू के 4-5 पेजेस पढ़ोगे ना, तो शुरुआत तो बिल्कुल ऐसी है कि बिल्कुल ही बेसिक 9th स्टैंडर्ड वाली चीजें हैं, मैक्सिमम चीजें, कुछ नई भी हैं। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में उसकी नहीं जाऊंगा, आप खुद रीड करो वो वाली चीजें, ठीक है। और मैं फर्स्ट चैप्टर को ऑर्डर में नहीं पढ़ाऊंगा। ऑर्डर में एज इन कि जैसे जिस ऑर्डर में एनसीईआरटी में है उस ऑर्डर में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उस सेंस में पढ़ाऊंगा जो ज्यादा इजीली आपको समझ में आए चीज। क्योंकि एनसीईआरटी का जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा अजीब सा है, वो कनेक्टेड नहीं है उसके अंदर चीजें। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे चीजें हमें कनेक्टेड फील हो एक के बाद एक। तो मैटर को बेसिकली केमिस्ट्री में क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में। वो 2 टाइप्स क्या हैं? पहला है इसके अंदर प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा है मिक्सचर्स। ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरी में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर्स को भी 2 कैटेगरी में फर्दर क्लासिफाई किया गया है, होमोजेनस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। तो होमोजेनस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स आपको पता ही है क्या होते हैं। इनफैक्ट आपको ये सारी चीजें पता है, बट आई विल जस्ट गिव अ रिवीजन, क्विक रिवीजन फर्स्ट। तो सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वो चीजें हैं जो सिंगल टाइप के एटम से बनी होती हैं। सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है। अब एलिमेंट्स को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो आप मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। ये चीज ध्यान से समझना। मोनो एटॉमिक क्या है? जो सिंगल एटम से बने हुए एलिमेंट होते हैं। डाई एटॉमिक जो डाई यानी 2 एटम्स के मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पॉली एटॉमिक है जो मल्टीपल एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको पता है टोटल मिला के हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन है हमें। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारी 118 एलिमेंट्स है टोटल। ठीक है। जो हमें नोन है, का हम डिस्कवर कर, कुछ उसमें मैन मेड है, कुछ नेचुरली एग्जिस्टिंग है, बट वी until now we know 118 elements. Out of these 118 elements, only 7 elements exist in diatomic form. What are those 7 elements? H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2 and I2. These 7 elements, only these 7 elements exist in diatomic form, यानी 2 सर इन विच एटम्स के स्टेट? कॉम्बिनेशन। सर कौन सी स्टेट में? वही बता रहा हूं मैं। दीज फर्स्ट 5 आर गैसेस, दिस इज अ लिक्विड, ठीक है, दिस वन इज अ लिक्विड एंड I2 इज अ सॉलिड, दिस वन इज अ सॉलिड। सॉरी, कलर थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया। ठीक है। आयोडीन सॉलिड। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन गैसेस हैं। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, और आयोडीन क्या है? गैस, सॉलिड। ठीक है। तो ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, दीज आर गैसेस
this is liquid, this is solid. ठीक है, क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, तो डायटॉमिक है 7 एलिमेंट्स। पॉलीएटॉमिक कितने हैं? पॉलीएटॉमिक सिर्फ 2 ही हैं। नेचुरल स्टेट में पॉलीएटॉमिक एग्जिस्ट करने वाले 2 ही हैं, P4 एंड S8, फास्फोरस एंड सल्फर। ऐसा नहीं कि फास्फोरस और सल्फर और किसी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, बट यही एक ऐसा एलिमेंट है जो पॉलीएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या होता है? 2 से ऊपर जितने भी हों वो सब पॉलीएटॉमिक होते हैं बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स, all the remaining elements are what? Monoatomic. क्लियर है ये बात? सर मतलब ये जो डायटॉमिक है ये हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलके बने हुए हैं। हाँ, डायटॉमिक मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि राइट द फॉर्मूला फॉर आयरन, मैं बोलूँ आयरन का सिंबल लिखो, तो आयरन का सिंबल आप क्या लिखोगे? सिर्फ Fe लिखोगे। अगर मैं आपसे कहूँ आर्गन का लिखो, तो आप आर्गन का सिंबल आर्गन AR लिखोगे सिर्फ। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ नाइट्रोजन का सिंबल लिखो, तो आप N नहीं लिखोगे, आप नाइट्रोजन, मैं कहूँ आपसे नाइट्रोजन गैस का सिंबल लिखो, तो नाइट्रोजन का तो N ही होगा, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ नाइट्रोजन गैस का सिंबल लिखो, तो आप क्या लिखोगे? N2। अगर मैं आपसे कहूँ हीलियम गैस का सिंबल लिखो, तो हीलियम गैस का सिंबल He होगा, He2 नहीं होगा, क्योंकि हीलियम गैस मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर मैं आपसे कहूँ सिमिलरली ऑक्सीजन का सिंबल लिखो, तो आप O2 लिखोगे। अगर आपसे कहूँ मैं आयोडीन का सिंबल लिखो, तो आप I2 लिखोगे। ठीक है, अगर आपसे कहूँ कॉपर का सिंबल लिखो, आप तो Cu लिखोगे। तो बेसिकली कौन सी चीज किस सर फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करती है? अगर मैं कहूँ फास्फोरस और phosphorus, सल्फर बोलोगे? तो P4 या सर और S8 लिखोगे आप। ओके सर। ठीक है, तो जो यस चीजें, सर। अगर मैं कहूँ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आप लिखोगे C+O2, नॉट O। ठीक है, अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, तो आप लिखोगे H2+O2, नॉट H+O। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायटॉमिक फॉर्म करते हैं जी। ये जो डायटॉमिक एलिमेंट्स हैं वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्टेबल नहीं होते वो, क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूल होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि वो उसे अनस्टेबल बना देते हैं। जैसे ऑक्सीजन के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दीज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेबल, तो ये 2 ऑक्सीजन मिलकर आपस में एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं अपने वो तो सर जैसे कि एल्यूमिनियम है उसके अंदर भी 3 जो है वो फ्री है, हाँ, तो वो भी वो चीजें स्टेबल जो है है ना, क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल मोनोएटॉमिक है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन एल्यूमिनियम जो है ना, वो मेटालिक बॉन्ड्स बनाता है। वो कैसे बनाता है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, एल्यूमिनियम, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि ऑक्सीजन O2 बना रहा है इसमें, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो एल्यूमिनियम में भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, है ना? एल्यूमिनियम के अंदर भी 13 एटॉमिक नंबर है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम क्यों नहीं बनाता Al2? तो एल्यूमिनियम Al2 नहीं बनाता। आपने एल्यूमिनियम का मेटल देखा है? एल्यूमिनियम मेटल कभी रियल लाइफ में? बहुत जगह देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा एल्यूमिनियम मेटल, यस है सर। ना? आपका प्रेशर प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का बना होता है सबसे पहले, घर में सबने देखा होगा। तो इसके अंदर जब आप प्रेशर कुकर देखते हो, तो बेसिकली मान लो एल्यूमिनियम का एक छोटा सा पीस है। ठीक है, यू सी दिस इज अ लिटिल क्यूब ऑफ मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम। तो मैं इस क्यूब को ऐसे इमेजिन कर लेता हूँ, मान लो ये क्यूब है, मैं ऐसे 2 डायमेंशनल फिगर बना रहा हूँ। तो इस क्यूब में एल्यूमिनियम के एटम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? तो एल्यूमिनियम के एटम्स जो होते हैं ना, वो ऐसे फिक्स्ड पोजीशंस पे होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? लेकिन एल्यूमिनियम के एटम्स Al3+ आयंस की फॉर्म में होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं सारे एल्यूमिनियम एटम। सारे एल्यूमिनियम एटम Al3+ आयंस की फॉर्म में होते हैं फिक्स्ड पोजीशन पे, इस पूरे एक क्यूब के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? Al3+ बनाने के लिए तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े होंगे ना इन्हें, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? यस सर। वो 3 इलेक्ट्रॉन्स आए इनके बीच में। ये देखो, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन्स इनको एक दूसरे से बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे। अब तुम तो सोचोगे कि चलो 3 इलेक्ट्रॉन, एक लेफ्ट पे आ गया, एक राइट पे आ गया, ठीक है। अब वो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन पे नहीं जाना, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो भी इन्होंने लूज करे, वो इन एटम्स के बीच में पॉजिटिव एटम्स को होल्ड करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से बाइंड करने में हेल्प करेंगे बेसिकली। शर्मीन, बात समझ में आ रही है कुछ? मेटल्स मेटल्स तो बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं ना। क्यों नहीं बनाएंगे? यही तो चीज है। देखिए, आपने 2 तरह की बॉन्डिंग पढ़ी है। आपने पढ़ी थी आयोनिक बॉन्ड
है ना, कोवेलेंट। और आपने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता था, मेटल नॉन मेटल से बॉन्ड बनाता था, है ना शर्मीन, समझ में आई ना बात। आयोनिक बॉन्ड में यही होता था, आपने यही बोला कि मेटल मेटल से बॉन्ड नहीं बनाएगा, मेटल नॉन मेटल से बनाता है ना। आयोनिक बॉन्ड में यही होता है, मेटल जैसे कि Na+Cl- से बॉन्ड बनाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों नॉन मेटल्स होते हैं आपस में, दोनों नॉन मेटल्स होते हैं कि नहीं होते, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, या कार्बन ऑक्सीजन से CO2 बनाता है ऐसे करके, है ना शर्मीन। कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है CO2, तो ये दो नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, है ना। जी, पर सर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मेटल मेटल नहीं बॉन्ड बनाते ना एक दूसरे से। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात कही। तो एक टाइप का बॉन्ड और होता है जो आपने नहीं पढ़ा, जिसे कहते हैं हम मेटालिक बॉन्ड। इसके अंदर मेटल मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं। आई सर बात ये समझ में। 11th में है मेटालिक बॉन्ड्स। जी बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। इनफैक्ट मैंने आपको बता दिया अभी मेटालिक बॉन्ड, ज्यादा कुछ है ही नहीं मेटालिक बॉन्ड के अंदर। ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा ना राइट हैंड साइड पे, ये जो एल्यूमिनियम का क्यूब बना के एक्सप्लेन करा है, यही है मेटालिक बॉन्डिंग। बस बहुत ज्यादा डिटेल, थोड़ा बहुत और बताऊंगा इसके बारे में, बस बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। तो आयोनिक बॉन्ड है मेटल नॉन मेटल, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड है नॉन मेटल, और मेटालिक बॉन्ड क्या है, मेटल मेटल। आई बात समझ में शर्मीन। तो सर तो ये शेयरिंग बेसिकली करके बनाते हैं बॉन्ड्स मेटल्स जी मेटल्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अंदर क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड में मेटल के आयंस होते हैं जो फिक्स्ड पोजीशंस पे रहते हैं, और इन्हें फिक्स्ड पोजीशंस पे रहने में मदद कौन करता है, इन आयंस ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ये इन आयंस को एक दूसरे से बॉन्ड कर देते हैं, ताकि ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहे। मेटल्स का जो वो ज्यादा उसको मर्क्यूरी को छोड़ के सारे मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। कोई भी यस लिक्विड सर। नहीं होता मर्क्यूरी को छोड़कर, तो वो सॉलिड स्टेट में इसी वजह से होते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ये, ठीक है। तो बेसिकली मेटालिक बॉन्डिंग यस को हम सर। कहते हैं मेटल मेटल आयंस एम्बेडेड इन अ पूल ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मेटल आयंस एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, फिक्स। जैसे तरबूज के अंदर उसके बीज फिक्स पोजीशन पे होते हैं, ऐसे ही मेटल आयंस फिक्स पोजीशन पे हैं इसके अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हमें लग रहा है फिक्स्ड है, ठीक है, वो भी हमें लग रहा है फिक्स्ड है, क्योंकि वो एक दूसरे को बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये एक दूसरे से अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते रहते हैं। ये देखो जो मैंने एरो बनाया है ब्लू कलर का, ये क्या दिखा रहा है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन से अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन से पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे, ये वाले कोई से भी इलेक्ट्रॉन्स सर एक तो दूसरे से ये जो अपनी बॉन्ड पोजीशन को। सर ये बॉन्ड हाँ बना बोलो। लेते हैं तो ये स्टेबल क्यों नहीं होते फिर? एल्यूमिनियम अकेले स्टेबल क्यों स्टेबल क्यों नहीं होता फिर? अकेले स्टेबल होता तो है, किसने कहा नहीं होता है। एल्यूमिनियम मेटल आपने देखा है ना सामने। अच्छा एल्यूमिनियम जो है अकेले स्टेबल क्यों नहीं होता, ऑक्साइड क्यों बना लेता है, वो बोल रही हो आप, Al2O3। जी, जब ये ऐसे स्टेबल हो गए मेटालिक बॉन्ड्स बनाकर तो फिर वो नहीं, अब देखो ऑक्साइड क्यों रीजन बना क्या लेते हैं? है। देखो अभी तुम थोड़ा सा बहुत डिटेल में चले गए हो, बट अब तुमने सवाल पूछ लिया तो मैं जवाब देना जरूरी है इस टाइम पे। लेकिन बता देता हूँ, देखो होता क्या है, एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। लेकिन एक एल्यूमिनियम एटम को, इस वाले को देखो जरा, बीच वाले को, ठीक है, बीच वाले को देखो इसको, इसके चारों तरफ एल्यूमिनियम है ना, इसको बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 4 चाहिए होंगे कि नहीं, चारों तरफ बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम, है ना। लेकिन एल्यूमिनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही होते हैं सिर्फ, 3। ठीक है। तो एक बॉन्ड की पोजीशन रह जाती है खाली, ठीक है। इस पोजीशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल। ये इलेक्ट्रॉन होल यानी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है यहाँ पे, जहां होना चाहिए था बॉन्ड बनाने के लिए। यही चीज इसको रिएक्टिव बनाती है कंपैरेटिवली, ठीक है। और मेटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल नहीं होगा, जैसे सिलिकॉन एक सॉलिड है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन होल नहीं होता, तो सिलिकॉन बहुत कम रिएक्ट करता है। आपने वो देखे हैं क्या कहते हैं, मोबाइल के कवर्स या फिर घड़ी के, जो घड़ियां आती हैं आजकल, स्मार्ट यस वॉचेस सर। जो आ रही हैं, यस सर स्मार्ट सर वॉचेस उसके के जो बैंड्स जो स्ट्रैप होते हैं। होते हैं वो, हाँ यस वो सर। सिलिकॉन के होते हैं। शर्मीन पता है आपको, स्मार्ट वॉचेस के जो बैंड्स होते हैं वो सिलिकॉन के होते हैं। नहीं सर नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, स्मार्ट वॉचेस पता है ना, नॉर्मली MI बैंड वगैरह ये सब, जो स्मार्ट एप्पल वॉच आती है जैसे, इसकी जो स्ट्रैप होते हैं वो सिलिकॉन एक मटेरियल होता है, नॉट जस्ट सिलिकॉन मेटल, इसका एक कंपाउंड होता है, उससे बनाए जाते हैं। तो वो क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वो अनरिएक्टिव होता है, ठीक है। सर ये तो तो मेटलॉइड बेसिक, होता है ना? हाँ मेटलॉइड भी होता है, और सिलिकॉन, देखो मैं बता रहा हूँ, सिलिकॉन मेटल सॉलिड है, और उसका एक कंपाउंड बनाया जाता है जिसके वो स्ट्रैप होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये अनरिएक्टिव मटेरियल है,
वो अनरिएक्टिव इसलिए क्योंकि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास, ठीक है, इसलिए रिएक्टिविटी कम है। सर, मैं ये एल्यूमिनियम के पूछ रही पास, थी कि जी बोलो। जैसे कि ऑक्सीजन है, उसके भी दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उसे, तो वो शेयर कर लेता है, बॉन्डिंग बना लेता है। तो ऐसे एल्यूमिनियम क्यों नहीं बना, जब एल्यूमिनियम मेटालिक बॉन्ड बना रहा है तो उसे तो स्टेबल हो जाना चाहिए ना। तो उसका मेटालिक बॉन्ड बनने के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है ना, एक इलेक्ट्रॉन होल रह रहा है यहाँ पर, इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन तो होल रह सर रहा है, वो उसे शेयर एक भी तो इलेक्ट्रॉन कर और सकता है ना दूसरे किससे एलिमेंट से। शेयर करेगा? ये शेयर ही तो हो रहे हैं ये। सर आपने देखो 4 अच्छा का फिर ऐसा, स्ट्रक्चर बनाया ना, अगर हम 3 का हाँ बनाए हाँ तो फिर तो कमी नहीं होगी ना एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन की। आपने नहीं 1 नहीं, को देखो 4 यार से फिर कनेक्ट ऐसा, करा है, सुनो हम सुनो स्ट्रक्चर सुनो, चेंज अभी कर ना दें। इसके लिए बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, ये मैं बहुत क्रूड मेथड से बता रहा हूँ आपको। ये जो चीजें है ना, ये 4th चैप्टर में हम इस पे वापस आएंगे, इसकी टेंशन मत लो आप, क्योंकि इसके लिए ना मुझे मेटालिक बॉन्ड्स और आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड्स को बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा आपको। अभी हम बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो गए टॉपिक से, ठीक है शर्मीन, मैं आई विल डेफिनेटली टेल यू ऑल दिस, आप टेंशन मत लो। ये पूरा 4th चैप्टर के अंदर हम जब आएंगे ना 4th चैप्टर पे, अभी आप 1st चैप्टर में हो और आप 4th पे पहुंच गए हो, तो थोड़ा सा अभी यहीं रहते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। मैं 4th पे चैप्टर पे जब जाऊंगा तो ये चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। असल में इसको समझने के लिए ना आपको बॉन्डिंग के बेसिक समझने पड़ेंगे थोड़े से। अब मैं अगर बॉन्डिंग के बेसिक समझाने बैठूंगा तो हम पूरा ही 4th चैप्टर पढ़ लेंगे यहीं पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल रुक जाइए, इस पे वापस आएंगे आप, ठीक है शर्मीन। जी सर। तो फिलहाल अभी ये याद रखिए कि मोनोएटॉमिक, ज्यादातर एलिमेंट्स मोनोएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एटम्स ऐसे हैं, 7 इन टोटल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और 2 एटम्स ऐसे हैं जो पॉलीएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्शंस नहीं होंगी, इसके अंदर एक्सेप्शंस होंगी, बट दोज एक्सेप्शंस आर जनरली अकर इन स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस का मतलब किसी हाई टेम्परेचर या प्रेशर पे, या फिर किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, इस वजह से एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है, या किसी स्पेशल तरीके से कंपाउंड बनाया जाता है तब। नेचुरली एक्सेप्शंस नहीं होती हैं। नेचुरल स्टेट के अंदर यही 7 एलिमेंट्स हैं जो डायटोमिक होंगे, और यही 2 एलिमेंट हैं जो पॉलीएटॉमिक। उसके अलावा सभी एलिमेंट मोनोएटॉमिक होंगे। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? सर एक बात और पूछनी थी। कंपाउंड्स होते हैं, सर जी ये बताइए। सल्फर है तो इसका जैसे एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसके भी दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, तो सर ये S2 तो क्यों नहीं ये भी बनाता? S2 डायटोमिक बनाता है, ऐसा नहीं, बनाता है, लेकिन वो इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट नहीं होती है। मोस्ट स्टेबल स्टेट S8 होती है, वो भी चीज, वो इसकी वजह है सल्फर का लार्ज साइज, ठीक है। तो सब चीजें मैं बता रहा हूँ, उस पे आऊंगा मैं। तो सल्फर ऐसा नहीं है, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, S2 बनाता है सल्फर, लेकिन सल्फर का S2 बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता। अब क्यों नहीं होता वो थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सल्फर और सर S6 जैसे फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, S2 में भी करता है, और S8 में भी करता है, और S में भी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ सिंगल एटॉमिक फॉर्म में भी। तो ये सारी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। कौन सी ज्यादा स्टेबल और कौन सी कम स्टेबल होती है वो हम बाद में आएंगे, और क्यों होती है वो भी बताऊंगा मैं। जी बोलिए। सर जैसे कि S8 बनाता है, तो अगर सर हम हम्म एक सल्फर का 7 एटम्स लें और एक ऑक्सीजन का एटम लें, तो वो बन नहीं सकता कंपाउंड उसका S7 हो? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि S8 का जो स्ट्रक्चर है ना बहुत स्पेसिफिक होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है S8 का। तो S8 के सर एटम में आप ऑक्सीजन नहीं मिला सकते, अगर सर क्योंकि सल्फर के 7 जी एटम्स मिल गए और उसको एक और मिल गया जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 6 होती हैं, तो फिर वो तो हो सकता है ना, उसको मिल सकता है, शेयरिंग कर सकता है वो। दोबारा से बताओ, क्या बोला आपने, क्या बोला, दोबारा बताओ। सर जैसे कि सल्फर के 7 एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का हम्म एटम है, तो वो भी तो हम्म शेयरिंग कर सकता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए वही होते हैं। वही मैं समझा रहा हूँ। अब देखो, ये जो मैंने आपको सामने स्ट्रक्चर बनाया है, ये देखा है आपने कभी? पकड़ रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं जी इसे सर, सल्फर, ग्राउंड स्ट्रक्चर। है ना? जी। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर सल्फर के 8 एटम्स होते हैं टोटल मिला के, ठीक है। अब सल्फर के एटम का साइज ऑक्सीजन के एटम के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, आप कह रही हो कि एक सल्फर हटा के ऑक्सीजन लगा दूं, कहीं पे भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब ऑक्सीजन है बहुत छोटा सा, सल्फर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन बहुत छोटा है,
तो उस छोटे होने की वजह से क्या होगा, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं दो, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये बॉन्ड दो जो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में बनेंगे, ये बॉन्ड बहुत छोटे हो जाएंगे। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड जो है वो बहुत छोटे हो जाएंगे। अब बहुत छोटे होने से बॉन्ड के क्या होगा, इस रिंग का पूरा शेप ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, और ये रिंग स्टेबल ही नहीं रह पाएगी, ये ऐसी हो जाएगी, नॉन ज्योमेट्रिकल शेप हो जाएगी। जब ये नॉन ज्योमेट्रिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये रिंग स्टेबल रह नहीं पाएगी और ये पूरा मॉलिक्यूल टूट जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता सर ऐसा। पर आई बात सर समझ? पर उसके पास तो 6 एटम्स होते हैं ना शेयर करने के लिए, उसके तो सही होते इलेक्ट्रॉन्स हैं। होते हैं, बिल्कुल सही तुमने जो है। बोला वो थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आप S7O बोल रही हो बेसिकली एग्जिस्ट कराने के लिए, करेक्ट? सल्फर S8 की जगह आप बोल रही हो S7O बना ले। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि आपने जो बोला इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से वो चीज पॉसिबल है कि ऑक्सीजन और सल्फर में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो शेयर करके बना सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से रिंग जो है वो ऐसी हो जाएगी, जो पकड़ रिंग का शेप है वो शेप बिगड़ जाएगा। अब शेप सर बिगड़ने से पर तुम सोचो कि शेप, ये ड्राइंग थोड़ी है, ये मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस है। इसके अंदर अगर आप बॉन्ड्स को छोटा बड़ा कर दोगे, वो भी इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में, तो वो मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा टुकड़ों में। ठीक है, ये कई टुकड़ों में टूट जाएगा। हाँ बताओ। बोलो शर्मीन, बताओ। सर पर ये पॉसिबल तो हो सकता है ना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास है ही ना, तो वो जो मैं इलेक्ट्रॉन्स वही उनको तो पूरे बोल रहा मिल हूँ, ही जाएगा। पॉसिबल थियोरेटिकली है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा मॉलिक्यूल बन नहीं सकता एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंटली अगर कोई बनाना चाहेगा रियल लाइफ में ऐसा मॉलिक्यूल, तो वो बन ही नहीं पाएगा। समझ में आ रही है आपको? एक चीज की शेप होती है। अब जैसे मान लो एक बिल्डिंग बन रही है ये, ठीक है, ये बिल्डिंग है, एक के ऊपर एक मैं घर रखता जाता हूँ। अब अगर मैं बिल्डिंग को ऐसे बनाने की जगह ऐसे बनाता जाऊं, इस तरीके से बनाता जाऊं, तो कितनी देर तक ये बिल्डिंग स्टेबल रहेगी? गिर नहीं जाएगी ये थोड़ी देर बाद नीचे ग्रेविटी की वजह से? मतलब एक चीज का एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसकी वजह से वो स्टेबल रहती है। अगर आप उस ज्योमेट्रिकल शेप को बिगाड़ दोगे तो फिजिक्स के लॉज भी तो ऑपरेट करते हैं ना, तो वो टूट जाएगी। अभी ये चीज बिल्डिंग को समझना आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आपने रियल लाइफ में ये चीज एक्सपीरियंस की हुई है, लेकिन ये समझना, क्योंकि मॉलिक्यूल एटम्स आपको दिखते थोड़ी हैं, तो आप ये समझ नहीं पा रही हैं अभी कि किस वजह से ये टूट जाएगा। लेकिन कोई भी चीज जब याद रखो ये चीज, हमेशा हर मॉलिक्यूल में जब भी कोई एटम, बहुत सारे एटम मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस लार्ज मॉलिक्यूल की एक स्पेसिफिक शेप होती है। अगर उस स्पेसिफिक शेप के अंदर आप एक भी एटम को किसी और एटम से रिप्लेस करते हो जो बहुत छोटा या बहुत बड़ा है, तो वो पूरा मॉलिक्यूल टूट जाएगा। अगर आपको रिप्लेस करना भी है तो आप किसी ऐसे एटम से रिप्लेस कर सकते हो जो सेम साइज का हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि साइज क्या है जो मॉलिक्यूल यहाँ पे लग रहा है सर उसका, लार्ज मॉलिक्यूल्स में। जी सर हम ऑक्सीजन इस केस में चलिए ऑक्सीजन नहीं ले रहे, साइज छोटा है, अगर सल्फर के साइज का ये क्लोज ले लें जिसके दो हों, फिर एग्जिस्ट कर जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, एग्जैक्टली, वेरी प्रैक्टिकल भी थ्योरेटिकल तो करेगा। बिल्कुल, पर थियोरेटिकली भी करेगा, प्रैक्टिकली अगर बनाना चाहेंगे तो भी करेगा, तो फिर एग्जिस्ट तो भी नेचुरली पॉसिबल एग्जिस्ट है। क्यों नहीं करता? सर तो क्या चीज? जैसे कि सल्फर तो है, नेचुरली अगर एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा? करता होगा, डेफिनेटली करता होगा किसी ना किसी चीज में। अब मुझे एग्जैक्टली राइट अवे एग्जांपल्स ऐसे याद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। हाँ बताओ बताओ सर शर्मीन, बताओ। सर अगर हम अगर कोई दूसरा एटम लेंगे जिसके 6 है लार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तो दूसरे उसमें चला जाएगा ना, दूसरे पीरियड में चला जाएगा वो तो हाँ, तो नहीं उसका वो साइज कह रहा है वो जो जिसने किसने बोला था अभी, ये अमान ने बोला था, किसने बोला था, ये अक्षत ने? सर माने। हाँ अमान, तो उसका रीजन, अमान ने जो चीज बोली ना, वो अमान ने जैसे बोला हाइपोथेटिकली, इमेजिन करो अगर ऐसा हो, ऐसा होगा नहीं ऑब्वियसली, अगर हो ऐसा कि 6 इलेक्ट्रॉन वाला और सेम साइज का एटम आ जाए तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं रियल में। बिल्कुल शर्मीन भी साथ सही बोल रही है अमान, ऐसा इसलिए नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि सेम साइज का सेम वैलेंसी का इलेक्ट्रॉन एटम होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो नेचुरल स्टेट में कहाँ से लाएंगे आप? ठीक है ठीक है। शर्मीन, क्लियर? आगे बढ़े? जी सर। ठीक है, तो कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स
in a fixed proportion. ठीक है, ये भी आपको पता है, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब फिक्स्ड रेशो, H2O जैसे कि CO2. तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को किसी रैंडम रेशो में कंबाइन नहीं कर सकते आप. 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, या फिर और क्या कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, H2O2. 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन. अब आप ऐसा नहीं कर सकते H3O. H3O कुछ नहीं होता. ठीक है, H3O प्लस होता है लेकिन H3O कुछ नहीं होता, या HO2 कुछ भी नहीं होता. ठीक है, तो फिक्स प्रोपोर्शंस के अंदर एलिमेंट्स को कंबाइन किया जा सकता है, उससे बनते हैं कंपाउंड. H2O2 क्या होता है? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड. हाइड्रोजन परऑक्साइड अच्छा. कहते हैं इस कंपाउंड को. ठीक है, CH4. तो कोई भी 2 या 3 या 4 5 6 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन फिक्स प्रोपोर्शंस में जब होगा उसे बोलेंगे हम कंपाउंड्स. ठीक है, अब मिक्सचर्स देख लेते हैं. हार्दिक, अक्षत, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर. ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? दे हैव सिमिलर कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. सिमिलर कॉम्पोजिशन थ्रू आउट का मतलब एग्जांपल हो गया जैसे सॉल्यूशन, कोई सा भी सॉल्यूशन ले लो आप, ये इसका एग्जांपल आ जाएगा. शुगर और वाटर ले लिया आपने, शुगर प्लस वाटर. तो शुगर प्लस वाटर का अगर आप सोल्यूशन बनाओगे, या सॉल्ट प्लस वाटर का सोल्यूशन बनाओगे, तो सोल्यूशन में आप देखोगे, अगर ये आपका सोल्यूशन है मान लो, और इसके अंदर आप चाहे बॉटम पे चेक करो या टॉप पे चेक करो, जो कॉम्बिनेशन होगा वो सेम रहेगा, जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम रहेगा. ठीक है, शुगर और वाटर का. यानी कि अगर आप बिल्कुल बॉटम से इसे निकाल लो बाहर, या टॉप से निकाल लो बाहर, जो शुगर का कंटेंट होगा वाटर में वो नीचे भी सेम होगा और ऊपर भी सेम होगा. पूरे मिक्सचर में कहीं से भी चेक कर लो, सेम होगा शुगर टू वाटर का रेशो. ठीक है, इसे बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर. और हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है? दे डिफरेंट डू नॉट कॉम्पोजिशन. हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. ठीक है, डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. और जो है लाइम ना? वाटर होता है वो किसमें आएगा? क्या बोलिए दोबारा से? सर लाइम वाटर. लाइम वाटर होमोजेनस में आएगा. लाइम वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होती है ना चीजें. अगर आपने कोई ऐसा उसके अंदर मसाला डाल दिया जो डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर वो हेटेरोजेनस हो जाएगा. ठीक है, अगर आप जीरा वीरा उसके अंदर डाल दो. हाँ, सर पर लाइम वाटर के अंदर तो थोड़ा सा नीचे. हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, उसमें कोई मसाला आपने ऐसा डाल दिया जो उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर वो हेटेरोजेनस मिक्सचर बन जाएगा. लेकिन अगर आप नॉर्मली उसके अंदर सिर्फ शुगर, सॉल्ट और लाइम जूस डालते हो तो होमोजेनस रहेगा. ठीक है, सर जो सर स्लेट लाइम होती है उसके अंदर तो जो नेचुरली बनाते हैं तो वो तो नीचे से थोड़ा सॉलिड से रहता है ना. हाँ, तो इनिशियली जब तक देखो सिंपल साइज के अंदर कोई वो नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज, जब तक कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है. जब कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा तो होमोजेनस बन जाएगा. आपने लाइम वाटर बनाया, अगर लाइम वाटर के अंदर अगर सस्पेंशन रह रहा है, नीचे कोई चीज सस्पेंडेड है, तो इसका मतलब वो नहीं है होमोजेनस मिक्सचर. ठीक है, तो ये शर्मीन आगे बढ़े, समझ में आ गया? सर तो वो होमोजेनस और हेटेरोजेनस दोनों होगा? हाँ, अगर ऊपर नहीं, होमोजेनस हेटेरोजेनस दोनों नहीं हो सकता, वो हेटेरोजेनस ही होगा. अगर उसमें थोड़ा सा भी किसी एक जगह पे भी कोई एक चीज ज्यादा है, तो फिर वो मिक्सचर होमोजेनस नहीं माना जाता, वो हेटेरोजेनस ही माना जाएगा. सर सॉल्ट एंड वाटर हेटेरोजीनियस हुआ ना? सॉल्ट एंड वाटर होमोजेनस हुआ ना, सॉल्ट सॉरी कंप्लीटली सर, डिसॉल्व हो जाता सैंड है एंड पानी में. वाटर. सैंड एंड वाटर. हाँ, सैंड एंड वाटर हेटेरोजेनस हुआ. सॉल्ट एंड सैंड भी हेटेरोजेनस होगा. कितना भी मिक्स कर लो तुम पक्का नहीं कह सकते कि हर जगह पे सॉल्ट और सैंड बराबर है ना, क्योंकि सैंड हैवी है सॉल्ट से, तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ सैंड ज्यादा ही होगा. तो इसीलिए कोई भी ऐसा मिक्सचर जो कंप्लीट. हाँ बताओ. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहेंगे? किसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में मिक्स्ड है? सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कंपाउंड हुआ ना.
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आप पूछ रही हो CaOH होल ट्वाइस, तो वो तो कंपाउंड हुआ, वो मिक्सचर थोड़ी हुआ, उसमें तो फिक्स्ड सर रेशो है ना एलिमेंट लाइम का। वाटर में मिक्स है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर एक्वस सोल्यूशन में है तो फिर वो हाइड्रोजनस होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजनस मिक्सचर बोलेंगे इसको। अगर कंप्लीटली डिसॉल्व कर पाओ किसी तरीके से हीट करके या कोई कैटलिस्ट डाल के, तो फिर वो होमोजेनस भी आ सकता है। AQ अगर लगा दूं मैं ब्रैकेट में, एक्वस सोल्यूशन लिख दूं अगर बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो वो हाइड्रोजनस मिक्सचर में आ जाएगा। सही है, सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखूंगा तो कंपाउंड। हाँ बोल। सर मैं पूछ रही थी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कंपाउंड है, तो हम इसको सॉल्यूशन में कैसे कर लेंगे, लिख देंगे? पानी में डिसॉल्व कर दीजिए इसको, इसको पानी में डिसॉल्व कर दीजिए, होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है। जी सर। मिक्सचर जो होते हैं ना वो सब, सुनो ध्यान से, मिक्सचर जो होते हैं वो एटम्स का कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है कि एटम्स का ही मिक्सचर होगा, वो मॉलिक्यूल्स का भी मिक्सचर हो सकता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर दोनों अपने आप में कंपाउंड्स हैं, ये भी एक कंपाउंड है और वाटर भी एक कंपाउंड है। इन दोनों को मैंने एक दूसरे में मिक्स किया, अगर ये कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए, थोड़े बहुत मिक्स हुए, तो हेटेरोजेनस मिक्सचर बन जाएंगे। कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, यानी इतना डिसॉल्व हो गया कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पहचान नहीं सकते अलग से, तो फिर वो होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। आई बात समझ में? सर मॉलिक्यूल सर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? किसमें? मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? यस सर। मॉलिक्यूल और कंपाउंड के अंदर कोई डिफरेंस होता नहीं है। देखो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूल और कंपाउंड, मॉलिक्यूल बेसिकली दो या दो से ज्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जरूरी नहीं है वो एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट हो। जैसे H2O एक मॉलिक्यूल है, H2O एक कंपाउंड भी है, ठीक है। H2 एक मॉलिक्यूल है, लेकिन H2 एक कंपाउंड नहीं है। आई बात समझ में? मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम का कॉम्बिनेशन होता है, वो दो एटम एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे H और O, और सेम भी हो सकते हैं, H और H। ओके सर। कंपाउंड के अंदर दो एटम्स जो एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, वो दोनों डिफरेंट होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर O2 लिखता हूं तो वो नहीं पॉसिबल, यहाँ पॉसिबल है। आ गई बात समझ में? यस मॉलिक्यूल सर। और कंपाउंड में क्या फर्क है? ठीक है। सर जैसे ब्लड होता है वो किस में आएगा? होम ब्लड हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो फिक्स्ड, मतलब ब्लड इसी में आएगा, हेटेरोजेनस मिक्सचर में आएगा, क्योंकि अगर आप ब्लड को देखोगे तो उसके अंदर थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन नहीं रहती है। अगर ब्लड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो नीचे की तरफ कई सारी चीजें सेटल हो जाती हैं उसमें, और कुछ पार्ट ऊपर आ जाता है। यानी वो कोई अच्छा, होमोजेनस और हेटेरोजेनस में ना एक चीज और होती है खास बात, कि कोई भी चीज को छोड़ दें अगर, और उसके बाद भी वो उसी कॉम्बिनेशन में रहे, तभी वो होमोजेनस माना जाता है। यानी ऐसा नहीं है किसी चीज को तुम शेक कर रहे हो, शेक करते करते तक तो होमोजेनस है, और जैसे ही रखा उसे, वो सेटल डाउन हो गई उसमें चीजें और वो बन गया हेटेरोजेनस, तो उसे होमोजेनस में क्लासिफाई किया ही नहीं जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि जब तक शेक कर रहे हैं तब तक होमोजेनस है, वो है ही नहीं होमोजेनस। इसका मतलब अगर कोई चीज रखने के बाद अपनी नॉर्मल स्टेट में भी होमोजेनस रहती है, तभी वो होमोजेनस मानी जाती है। ठीक है। हाँ जी, अमान बिल्कुल सही बोला, होमोजेनस प्लस होमोजेनस जो है हमेशा होमोजेनस सोल्यूशन ही देगा मैक्सिमम केस में, जरूरी नहीं है ऐसा। लेकिन अमान ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, अगर दो होमोजेनस सब्सटेंसेस को, मिक्सचर्स को हम मिलाएं तो क्या वो होमोजेनस सोल्यूशन देगा? नहीं, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का रिएक्शन अगर हम कराते थे, या सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हम कराते थे, Na2SO4, ये एक्वस सोल्यूशन लिया आपने, सर एक बेरियम वाइट क्लोराइड प्रेसिपिटेट कंप्लीटली रह डिसॉल्व जाता होता था। है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो बेरियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन होता है, सोडियम सल्फेट एक्वस सोल्यूशन होता है, ये भी होमोजेनस है, ये भी होमोजेनस है। और जब आप मिलाओगे तो बेरियम सल्फेट का पीपीटी बन जाता है सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में, तो सोडियम क्लोराइड एक्वस रह जाएगा, ये पीपीटी बना देगा सॉलिड।
तो अभी ये जो मिक्सचर बना ये हेट्रोजेनस बना। ठीक है अमान, समझ में आ गई बात? तो जरूरी नहीं है कि होमोजेनस सॉल्यूशंस को मिला के हेट्रोजेनस बनेगा। और सिमिलर ऑपोजिट भी ट्रू है, दो हेट्रोजेनस को मिला के हेट्रोजेनस भी बन सकता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो दोनों चीजें अपने आप में डिसॉल्व हो जाएं, आपस में रिएक्ट कर जाएं और वो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन का होमोजेनस बन जाए। ठीक है, इसी चीज को उल्टी डायरेक्शन में देख लो, अगर ये रिएक्शन रिवर्स कराया जा सके, पीएच चेंज करके रिवर्स किया जा सकता है इस रिएक्शन को, तो हम हेट्रोजेनस को होमोजेनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी। जो